नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। मैं हूं आपका होस्ट विनीत पंछी और आपका स्वागत है हमारी खास सीरीज संविधानी पिटारा के 6ठे एपिसोड में। दोस्तों, अभी तक इस पिटारे में हमने संविधान के बारे में कई अनोखी कहानियां निकाली हैं, इतिहास के कुछ अहम पन्ने खोले हैं और कई हस्तियों से आपको रूबरू कराया है। आज के एपिसोड में आपको सिर्फ सुनने का ही नहीं बल्कि अपनी बात रखने का भी मौका मिलेगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के वो सवाल जिनके जवाबों का रास्ता संविधान से होकर गुजरता है। आज हम उन सवालों पर गौर फरमाएंगे और सुनते रहिए हमारे साथ आज की पेशकश हेलो संविधान। हेलो संविधान। आज के शो में हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर से कई कॉलर्स अपने सवालों को लेकर और हमारे बेहतरीन एक्सपर्ट्स जो कि सरल भाषा में उनका जवाब देंगे। तो आज की शाम भरपूर ज्ञान, गरम चाय या कॉफी और नए नए सवालों के नाम। तो घंटी बजनी शुरू हो गई है जनाब और लगता है कई सारे कॉलर्स नंबर डायल कर रहे हैं। चलिए पहली कॉल उठाते हैं। हेलो, नमस्ते विनीत भाई, मैं भोला बोल रहा हूं, जींद हरियाणा से। नमस्ते भोला जी, बताइए आपका सवाल क्या है? अरे क्या बताएं, फसल अच्छी हो नहीं रही, कमाई के साधन कम हैं, तो हमने सोचा कि ब्याह ही कर लिया जाए किसी गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की से। आरटीआई के बारे में सुने थे तो मैंने भी पहली बार आरटीआई डाल दी सरकार से ये पूछने के लिए कि उनके दफ्तर में शादी लायक कौन कौन लड़कियां हैं। पर विनीत भाई, क्या क्या सुना था सूचना के अधिकार के बारे में, लेकिन यहां तो आरटीआई का जवाब ही नहीं आया। भोला जी, ये अच्छा सवाल किया आपने। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। शादी.com नहीं है ये भोला भैया। सूचना के अधिकार के जरिए भारतीयों को सरकार की बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन पर्सनल डिटेल्स नहीं मिलती भाई। किसी भी सरकारी दफ्तर से आप पब्लिक इंटरेस्ट के डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। सरकारी योजना को लागू करने में देरी हो रही हो या उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हो, आप कुछ गांव के विकास से संबंधित कार्यों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब चीजों के बारे में आप आरटीआई से पूछ सकते हैं। आपने तो इसके जरिए अपने लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया भोला भैया, अब इसका क्या करें? चलिए, आरटीआई जो विशेषज्ञ हैं आरटीआई के बारे में उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ हैं हर्ष गुप्ता जो आरटीआई के हमारे पसंदीदा एक्सपर्ट हैं। सुनिए। भोला जी, आरटीआई आपका मौलिक अधिकार तो है, पर इसका यूज करने के लिए इसको समझना जरूरी है। इसका मेन गोल एक भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने का है और सरकारी नीतियों में पारदर्शिता और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना है। आरटीआई एक्ट के लागू होने के बाद हर सरकारी विभाग में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ को नियुक्त किया गया है, जिसको विभाग से मांगी गई सभी सूचनाओं का जवाब 30 दिन के अंदर अंदर देना होता है। अगर वो समय से सूचना ना दे तो उसके खिलाफ 25,000 रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। अरे हमको तो बोला था कि आरटीआई से कुछ भी मालूम किया जा सकता है। खैर, ये फाइन का पैसा हमको मिलेगा क्या? फिर तो हम हर रोज नई चीजों पर आरटीआई डाला करेंगे। हमारे यहाँ बहुत ही भ्रष्टाचार है। अरे नहीं भोला भैया, ये फाइन का पैसा आपको नहीं मिलेगा, सरकार को जाएगा। फाइन की वजह से ही तो पीआईओ टाइम से इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, समझे? ओह अच्छा, अब समझा। अच्छा, तो हर्ष जी जरा विस्तार में बताएंगे क्या पूछ सकते हैं और क्या नहीं, और कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं? तो भोला जी, आरटीआई से हर भारतीय नागरिक केंद्र या राज्य सरकार से कई प्रकार की सूचना मांग सकते हैं, जैसे कि पंचायत का बजट कैसे खर्च हो रहा है उसकी जानकारी, स्कूल्स में कितने टीचर्स अपॉइंटेड हैं, हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स अपॉइंटेड हैं और कितने आ रहे हैं, इस तरह की जानकारी आप ले सकते हैं। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का प्लान और सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न राहत कोषों यानी रिलीफ फंड्स पर भी जानकारी मांग सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज, आर्मी वगैरह आरटीआई के अंदर नहीं आते हैं। हर्ष भाई, मैंने तो ये भी कहीं पढ़ा था कि भारत के कई बड़े स्कैम्स आरटीआई से प्राप्त की गई इंफॉर्मेशन से ही बाहर आए हैं, ये सही है क्या? ये बिल्कुल सही बात कही है आपने।
आरटीआई के माध्यम से बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर बड़े बड़े स्कैम्स के पर्दाफाश किए हैं और इस तरह की खबरें बाहर भी आई हैं। ये तो वाकई में बहुत बड़ा कानून है। आई थिंक अगर आप संक्षिप्त में एक बार हमारे श्रोताओं को ये बता सकें कि आरटीआई फाइल कैसे की जाती है। ये काफी आसान है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई सूचना की जरूरत हो तो पता लगाएं कि वो किस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास होगी। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो rtionline.gov.in पे जाकर आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो डिपार्टमेंट के PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को संबोधित करते हुए आरटीआई का एप्लीकेशन भेज सकते हैं। आरटीआई की एप्लीकेशन फीस 10 रुपए है और अगर आपके पास BPL कार्ड है तो ये फीस भी माफ हो जाती है। तो दोस्तों, आरटीआई एक परिवर्तनकारी कानून है जिसने भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत किया है। हम उन सभी संस्थाओं को सलाम करते हैं जिनकी मेहनत से ये कानून लागू हुआ। बिल्कुल विनीत भैया, बढ़िया लगा आपसे और हर्ष जी से बात करके। और अब हम भी आरटीआई से सिर्फ सही सवाल पूछेंगे। हेलो संविधान। चलिए अब दूसरे कॉलर को सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। मैं मुंबई के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट हर साल रीन्यू होता है और मैंने अब तक 4 साल काम किया है। अभी मैं मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया है, लेकिन स्कूल एडमिन का कहना है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ख़त्म हो रहा है। इस वजह से मुझे पूरी पेड मैटरनिटी लीव नहीं मिल सकती। मुझे ये जानना था कि कानून इस बारे में क्या कहता है। सुनीता जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कितने बच्चे हैं? दिस इज माई सेकेंड चाइल्ड। तो सुनीता जी, आप एक्चुअली एलिजिबल हो मैटरनिटी लीव के लिए, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट लॉ के तहत एक बार जब कोई कर्मचारी मैटरनिटी बेनिफिट का हकदार हो जाता है तो ये बेनिफिट्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी मिल सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट अर्चना, जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में जेंडर जस्टिस टीम में है, वो आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सुनिए। जी हाँ सुनीता जी, जो भी महिला किसी कंपनी, शॉप, खदान, प्लांटेशन, फैक्ट्री और किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में काम करती है और उसमें 10 या ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो उसको पहले 2 बच्चों के लिए पूरे 26 हफ्ते मैटरनिटी लीव का पूरा अधिकार है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 42 के तहत लागू किया गया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को एक बेहतर वर्किंग कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ मिले। 2017 में ये एक्ट का अमेंडमेंट किया गया है ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग ले सकें। आपको सिर्फ मैटरनिटी लीव ही नहीं, कई और सुविधाएं भी दी गई हैं। महिलाओं को अपने न्यू बॉर्न बच्चे या नवजात इन्फेंट के लिए दिन में 2 बार नर्सिंग ब्रेक्स मिलते हैं जब तक बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता। इसके अलावा मैटरनिटी लीव के बाद वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी मिल सकता है अगर एम्प्लॉयर के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो। अगर एम्प्लॉयर फ्री मेडिकल केयर नहीं देते तो मेडिकल बोनस दिया जाना चाहिए। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो वहां पे क्रैश फैसिलिटी देना जरूरी है और महिला क्रैश को दिन में 4 बार विजिट कर सकती है, इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल्स। बिल्कुल विनीत, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ ही क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं सुनीता जी, आपको पता होना चाहिए कि प्रेग्नेंट विमेन को किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कोई काम नहीं दिया जा सकता, जिसे हम हैजार्डस कहते हैं, जैसे ज्यादा फिजिकल लेबर या लंबे टाइम तक खड़े रहने का, जो उनके और उनके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी इलनेस होती है तो 1 महीने की एक्स्ट्रा पेड लीव भी मिलती है। मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर महिला को 6 हफ्ते तक पेड लीव मिल सकती है रिकवरी के लिए। थैंक यू सो मच अर्चना एंड विनीत जी। मैं बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ आपसे बात करके। मैं तो डर ही गई थी। डरने की कोई जरूरत नहीं है सुनीता जी। अगर आपका एम्प्लॉयर ये डिनाई कर रहा है आपको, तो आप लेबर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकती हैं। आप अपना अधिकार मांगिए।
और अपने एम्प्लॉयर को बताइए कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ कानून भी है और रेडियो पे विनीत भैया भी हैं, समझे? हेलो संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनीत जी, मेरी मदद कीजिए। पुलिस ने मेरे पति को उठा लिया है। जमानत करने के लिए वकील करने को कह रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं है। मैं वकील का खर्चा कैसे उठाऊं? मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? जी 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 जी, मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। पहले सांस लीजिए, मैं जो भी आपकी मदद कर सकता हूँ जरूर करूँगा। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बोल रही हैं और आपके पति पर क्या चार्ज लगे हैं, पहले ये बताइए। मेरा नाम है कविता। मैं बंगाल के एक छोटे से गांव से हूँ। बड़ी गरीबी देखी है मैंने बचपन से, और इसीलिए 2 साल पहले अपने पति और बच्चे के साथ बेंगलोर आ गए। सोचा बड़ा शहर है, 2 वक्त की खाना और चैन की जिंदगी कटेगी, बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी, तो उन्हें भी हमारी तरह गरीबी ना देखनी पड़े। यहाँ हमने एक बड़े साहब की बांग्लो में नौकरी ले ली। मैं घर का काम करती हूँ और मेरा पति माली का काम। ये पिछले सप्ताह की बात है। बड़ी मालकिन का हार खो गया और सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया गया। मालकिन कह रही है कि ये काम मेरे पति ने किया है। साहब, मैं अपने पति को जानती हूँ। हम गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं। पुलिस मेरे पति को उठाकर ले गई और मालकिन ने मुझे और मेरे बच्चों को भी घर से निकाल दिया। हम अभी अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रुके हैं। हवलदार साहब जमानत के लिए वकील करने को बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। दीदी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। पहले तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ठीक है? आपको वकील लेने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। कानून सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है दीदी। भारतीय संविधान आपको फ्री लीगल एड यानी मुफ्त का वकील लेने का पूरा अधिकार देता है। अब ध्यान से सुनिए, इस विषय पर हमारे पास गीतांजलि जी हैं जो डिटेल में बताएंगी कि आप कैसे लीगल एड की मदद ले सकती हैं। ठीक है दीदी, तो ध्यान से सुनिएगा। यस विनीत, अगर किसी भी गरीब व्यक्ति को वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत उसको मुफ्त में वकील दिया जाता है। लीगल प्रोसीडिंग्स की कॉस्ट जस्टिस पाने में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है और इसे हटाने के लिए ही फ्री लीगल एड का सिस्टम बनाया गया था। ये एक तरह का प्रॉमिस है कि स्टेट यानी सरकार सभी के लिए न्याय एक्सेसिबल बनाएगी, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये एक्ट सुनिश्चित करता है कि जस्टिस एक प्रिविलेज नहीं बल्कि हर किसी का अधिकार है। तो पहले तो ये बताइए, कौन फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है? फ्री लीगल एड उन वर्गों को दी जा सकती है जो इसके हकदार हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी SC और ST के मेंबर्स, महिलाएं और बच्चे, और जिनकी वार्षिक आय स्टेट के निर्धारित लिमिट से कम है, यानी कि जो गरीबी और विपरीत परिस्थितियों के कारण कानूनी सहायता लेने में असमर्थ हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ या फिर दिव्यांग लोग, और वो जो बहुत ही कठिन परिस्थितियां जैसे डिजास्टर्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ड्राउट्स, एथनिक वायलेंस या कास्ट बेस्ड वायलेंस के शिकार हों, और वो जो कस्टडी में रहने वाले हों जैसे कि जेल, शेल्टर होम, चिल्ड्रंस होम या मेंटल हेल्थ फैसिलिटी, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स्ड लेबर या बेगिंग के शिकार हों, इन सभी को फ्री लीगल एड मिल सकती है। तो दीदी, सुना आपने, आप तालुका कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। किसी वॉलंटियर या ऑफिसर से बात कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। आप किसी NGO से भी मदद ले सकती हैं। आप एक सिंपल कागज पर लिखित रूप में भी एप्लीकेशन दे सकती हैं, सभी जरूरी जानकारी के साथ। आप खुद से या किसी की मदद लेकर इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकती हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट nalsa.gov.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकती हैं। आप लीगल एड हेल्पलाइन 15100 पर भी बात कर सकती हैं। नहीं तो आप किसी सरकारी लॉ यूनिवर्सिटी या सामाजिक संस्था द्वारा बनाए गए लीगल एड क्लिनिक पे जाकर भी अपनी बात रख सकती हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप कर्नाटका में हैं, तो आप कर्नाटका के किसी भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी जिला विधिक सहायता के लीगल एड क्लिनिक से मदद ले सकती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी। अब मैं अपने बेटी के साथ लीगल क्लिनिक जाकर वकील से मदद लूंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी।
थैंक यू कविता जी कॉल करने के लिए। मैं और हमारे श्रोता प्रार्थना करेंगे कि आपको और आपके पति को जल्द ही इंसाफ मिले, और विश्वास रखिए चीजें ठीक होती हैं, धीरे होती हैं, पर हो जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो संविधान। हेलो, मैं पिंकी कुमारी चमोली उत्तराखंड से बोल रही हूँ। क्या आप बताओगे ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्या बला है? इससे मुझे कोई फायदा है क्या? मैं गांव में रहती हूँ, एकल माँ हूँ, 4 बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया है मैंने, और सब अब अपनी जिंदगी में बढ़िया कर रहे हैं। मैंने हमेशा से ही हमारे गांव के विकास की बात पंचायत में भी उठाई है। गांव की दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा दी है कि वो अपनी बातें पंचायत में रखें। मेरा मानना है महिलाएं किसी भी चीज में कम नहीं होती, और ये समाज की छोटी सोच है जो उन्हें सही मौके नहीं देती। तो क्या हुआ कि मेरे गांव की महिला साथियों ने मुझे बोला कि आप पंचायत में खड़े हो और प्रधान बनो। तो मैं भी सोच रही हूँ कि इसके बारे में थोड़ा पता किया जाए। क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? अगर आप मुझे किसी एक्सपर्ट से भी बात करा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वाह पिंकी जी, आप तो हमारी हीरो निकली हैं। ये तो बहुत बड़ी बात की आपने कि गांव की महिलाएं आपसे प्रेरणा ले रही हैं। आपकी सोच को हमारी तरफ से सलाम। वैसे पंचायत और असेंबली इलेक्शंस में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का पूरा सिस्टम है, पर यह समझना जरूरी है कि यह कितना फायदा दे सकता है। हमने इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्पेशल एक्सपर्ट शिवांगी जी को कॉल लगाया है। चलिए उनसे बात करते हैं। आपका जो सवाल है वो काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन सिस्टम काफी पुराना है और ये डायरेक्टली पंचायत पॉलिटिक्स को बदल रहा है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए 33% सीट्स रिजर्व की गई थी, ताकि महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने का मौका मिले और वो भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सकें। इसके अलावा कई राज्यों ने इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है, जिसका मतलब है कि पंचायत की 50% सीटें अब महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड हैं। उत्तराखंड भी उन्हीं राज्यों में से एक है। और हाँ पिंकी जी, आपके जैसे लोग जो अपनी गांव की महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हो, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी तो लेनी ही चाहिए। विमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 के साथ ये रिजर्वेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में भी 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। ये एक बड़ा कदम है। पिंकी जी, सुन लिया आपने? अब तो आपके लिए एक नया सफर है। गांव की लीडर बनने का टाइम आ गया है। चुनाव लड़ने का फायदा यह है कि आपको अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने का पूरा पावर भी मिलता है, मौका भी मिलता है। तो जाइए, हमें आप पे गर्व है। हेलो संविधान। भैया, मैं चिंटू बसंतपुर से। मेरा ना स्कूल के मास्टर जी ने मुझे पीट पीट के हलवा निकाल दिया। मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे चिंटू भैया, पिटते क्यों हो भाई? सॉरी यार, तुम्हारे साथ ये हो रहा है। आप कितने साल के हो और आपकी अम्मा है आपके साथ? हाँ, स्पीकर पे है। मैं 13 साल का हो जाऊंगा कुछ ही दिनों में। मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। वो क्या पढ़ाते हैं, कहते हैं मेरी बुद्धि कम है। मास्टर जी के घर पर जाके ट्यूशन लेने को बोलते हैं। मुझे नहीं करना पढ़ाई। आप थोड़ा अम्मा को ये समझा दीजिए कि स्कूल ना जाना मेरा अधिकार है। अरे चिंटू भैया, परेशान ना हो पहले तो। है तो बात यह है कि स्कूल न जाना आपका अधिकार नहीं है भाई, पर यह आपका अधिकार जरूर है कि आपके टीचर आपको पीटें बिल्कुल नहीं। चिंटू की मम्मी जी, आप सुन रहे हो? जी, हम यही हैं। पूरा सुझाव दिए हैं हमारे लड़के को। अच्छा, पहले तो आप ये समझो कि आप टीचर से बात करो, ठीक है? चाहे बच्चे जो भी करें, एक टीचर उन्हें पीट नहीं सकता। ये देश का कानून है। और सरकारी स्कूल के टीचर प्राइवेट ट्यूशन भी नहीं दे सकते। चलिए हम एक काम करते हैं, एक एक्सपर्ट है हमारे नारायण, उनसे सुनते हैं। आइए। चिंटू के घर वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में 2002 में 86th अमेंडमेंट के माध्यम से राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया और आर्टिकल 21A में शामिल किया गया। ये सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा
बिना किसी भेदभाव के स्कूल जा सके। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के माध्यम से होता है। RTE एक्ट के अनुसार सरकार की ये जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे का एडमिशन, स्कूल अटेंडेंस और एजुकेशन पूरी तरह से सुनिश्चित हो। जैसे कि आपने कहा, किसी भी टीचर को स्टूडेंट पर फिजिकल या मेंटल हैरेसमेंट करना अलाउड नहीं है और सरकारी स्कूल के टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन भी नहीं दे सकते। इसके अलावा ये कानून ये भी कहता है कि फीस या किसी भी तरह के खर्चे की वजह से किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। जो बच्चे स्कूल में एडमिट नहीं हैं, उन्हें उनकी उम्र के अनुसार अप्रोप्रिएट क्लास में शामिल किया जाए। क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर्स का अपॉइंटमेंट भी जरूरी है। फाइनली ये कानून ये भी सुनिश्चित करता है कि करिकुलम संवैधानिक मूल्यों के साथ अलाइंड हो, जो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे और उन्हें एक फेयर फ्री और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। चिंटू भाई, बहुत भारी भरकम बात हो गई ना। तो बात यह है कि अगर आपको कोई शिकायत हो तो अम्मा को लेकर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास जाओ और वहां कंप्लेन दर्ज करो। आप ऑनलाइन भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं right2education.in पर। प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है। ऑनलाइन फॉर्म में आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी और आपकी शिकायत लिखनी होगी। ठीक है? हेलो संविधान। दोस्तों, हंसी मजाक के साथ साथ आज हमने बहुत ही गहरे और गंभीर मुद्दों पर चर्चा की है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूं उन सभी कॉलर्स का जिन्होंने देश के अलग अलग कोनों से कॉल करके हमें अपनी समस्या बताई और समस्याओं को साझा किया और हमें इस काबिल समझा कि हम उन समस्याओं पर रोशनी डाल सकें। उम्मीद ये भी करता हूं कि हम इन कॉलर्स की कुछ मदद कर पाए होंगे। सभी एक्सपर्ट साथियों और आप सभी लिसनर्स का भी धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े इस अहम पहल में। दोस्तों, आज के एपिसोड को खत्म करने से पहले कुछ बातें बोलना चाहता हूं। आज संविधान को लागू हुए 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देश की अधिकांश जनता इसके उन मूलभूत अधिकारों से वंचित है। हमारी एक कोशिश है कि हम संविधान और इसकी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाएं। अब क्या है कि संविधान जिस तरह से हमें कई अधिकार देता है, उसी तरह से हमें सिटीजन्स के रूप में हमारे कई कर्तव्य भी याद दिलाता है, चाहे वो नेशनल फ्लैग का सम्मान हो, हार्मनी को प्रमोट करना हो या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हो। अगर अधिकार एक पेड़ के फल हैं, तो समझ लीजिए कर्तव्य उसकी जड़ें हैं जो उसे मजबूती और ताकत देती है। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। सुनने के लिए आपका धन्यवाद और याद रखिए, राइट्स इंपॉर्टेंट है लेकिन ड्यूटीज फंडामेंटल है। अगली बार तक ख्याल रखिए और इन्फॉर्म रहिए। यह है रेडियो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। सुनते रहिए। We are now on Instagram. Follow us at Radio Azim Premji University for show updates, behind the scenes and much more exciting content. Stay curious. You're listening to आप सुन रहे हैं You're listening to सुनो था നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് न्यू കേൾತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೇ ಕಥಾ ಸುನ್ ರೇಡಿಯೋ Azim Premji ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent. This non-commercial program is for educational purposes only.